Hi friends, today we are going to start our new and very important topic, that is cell biology. In this video, I will share my knowledge about cell, and I am sure this video enhance your knowledge a lot about your body's unit. So please watch this video till end, and it will be very interesting to know about your life's unit, its function, and what is its history. So let's start with our topic, that is cell biology. So basically, what is cell biology? So first is cell. The cell is the basic structural, functional and biological unit of all non-organisms. A cell is the smallest unit of life. Cells are often called the building blocks of life. The study of cells is called cell biology, cellular biology और cytology. मतलब कि जो सेल है वो सभी नॉन ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट है. इट्स लैटिन वर्ड इज सेला, दैट इज मीन स्मॉल रूम, एंड ये लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट है. इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ भी कहते हैं. एंड द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, सेलुलर बायोलॉजी और साइटोलॉजी. सो नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. किसी भी नॉन ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं. These are some different types of cell which are present in human being. यहाँ पे कुछ सेल्स दिए हैं, जैसे कि स्मूथ मसल सेल जो हमारे मसल्स में पाई जाती हैं, ब्लड सेल हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, बोन सेल हमारी बोन में, नर्व सेल ये हमारी नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, ओवम, स्पर्म, फैट सेल एटसेट्रा. एंड नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स हिस्ट्री? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में किसको डिस्कवर किया? सेल को डिस्कवर किया. इन्होंने सेल को कहाँ देखा? तो इन्होंने सबसे पहले एक कॉर्क में डेड सेल को देखा जो बिल्कुल हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर था. ये है कॉर्क सेल्स जो हनीकॉम की तरह दिखती हैं. एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स क्योंकि ये डेड सेल्स थी तो ये इनके बारे में कुछ ज़्यादा जान नहीं पाए, फिर भी इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, माइक्रोग्राफिया एंड एक्सप्लेन अबाउट सेल. एंड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इन 1675 एंटोन वैन लेवेनहुक ने पहली बार लिविंग सेल को देखा. ये हैं लेवेनहुक साहब. एंड अब आता है सेल थ्योरी. तो सेल थ्योरी को प्रेजेंट करने वाले वैज्ञानिक थे एम स्लाइडेन, टी स्वान एंड रुडोल्फ वर्चू. तो पहले तो एम स्लाइडेन जो एक प्लांट साइंटिस्ट थे और टी स्वान एनिमल साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया. ये हैं एम स्लाइडेन एंड ये हैं टी स्वान. इन्होंने, और उसके बाद 19 ईयर के बाद जो रुडोल्फ वर्चू थे उन्होंने भी इस सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूशन किया. सो एम स्लाइडेन और टी स्वान ने क्या कहा? उन्होंने कहा सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब कि जो सेल है वो हमारी बॉडी के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है. एंड सेकंड बात क्या कही कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल. मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हुए हैं. एंड उसके बाद आए कौन? रुडोल्फ वर्चू. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऑल न्यू सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. इट मीन्स जितने भी नए सेल्स बनते हैं हमारी बॉडी में वे कहीं बाहर से नहीं आते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं. एंड सो इट इज़ द कंप्लीट थ्योरी. इसमें है सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ लाइफ एंड ऑल न्यू सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. पर इस सेल थ्योरी को तोड़ने आगे कौन से वैज्ञानिक? डॉक्टर क्रेग वेंटर ने. उन्होंने अपनी लैब में एक आर्टिफिशियल सेल बना डाली. इसका नाम है सिंथिया, जो सेल थ्योरी को तोड़ती है. सो इट इज़ सिंथिया. एंड अब आता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है. सो आप लोग यहाँ देख सकते हैं एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. सो लेट्स ऑब्जर्व some similarity and
डिफ्रेंसिएशन बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ सिमिलैरिटी होती हैं, कुछ डिफ्रेंसिएशन होते हैं। तो उनमें जो कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंस आप देखेंगे उसमें पे है, जैसे कि यहाँ पे आप न्यूक्लियस देख सकते हैं। तो न्यूक्लियस प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती हैं। वैक्यूल बेसिकली तो प्लांट सेल में पाई जाती हैं, पर कभी कभी एनिमल सेल में भी पाई जाती हैं, और मोस्टली एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, और अगर कभी कभी होती भी है तो वो स्मॉल वैक्यूल होती हैं। साइटोप्लाज्म दोनों सेल्स में पाया जाता है, एंड जो गोल्गी अपैरेटस है वो भी दोनों में पाया जाता है। एंड इसी तरह कई फंक्शन ऑर्गेनल हैं जो दोनों में पाए जाते हैं और दोनों में कभी कभी नहीं पाए जाते हैं। और प्लांट सेल में ये उभरे हुए भाग होते हैं, इन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। एंड नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सेल में क्या क्या किस स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं उसके जानना ज़रूरी है। उनमें पहला है प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल के सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होती है जो दोनों में पाई जाती है। पहला तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सेंगर एंड निकलसन इन 1972। एंड ये दोनों में प्रेजेंट होती है। अभी मैंने आपको बताया कि चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल में हो। और जो प्लांट सेल या सेल मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इस स्ट्रक्चर दो चीज़ों से बना होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, जो मैंने अभी आपको बताया। एंड इट इज़ द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये लिविंग पार्ट है सेल्स का। ये सेल मेम्ब्रेन बहुत ही थिन एंड डेलिकेट होती है, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्टिव, इट इज़ सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे सेमी परमिएबल इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये सेमी परमिएबल क्या है। तो सेमी परमिएबल का मतलब है कि एक सेल के अंदर कुछ मैटर को अंदर जाने और ना जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये बेनिफिशियल मैटर को जाने देती है सेल्स के अंदर, पर जो अच्छे नहीं होते हैं सेल्स के लिए उनको अंदर नहीं जाने देती है। तो आगे है ये प्रोटेक्टिव पार्ट है और से प्रोवाइड कराता है। एंड सेकेंड है सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती है पर प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए प्रेजेंट्स इन प्लांट्स। पर कुछ ये बनी किससे होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। कुछ बैक्टीरियाज में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो किसकी बनी होती है? ग्लाइकोल प्रोटीन की बनी हुई होती है, और ये फ्रीली परमिएबल होती है। ये सेल मेम्ब्रेन की तरह सेमी परमिएबल नहीं होती है, और ये मोटी होती है, थिक होती है, इसीलिए पेड़ जो हैं या ट्रीज़ बहुत ही रिजिड होते हैं। एंड इट इज़ अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल्स का नॉन लिविंग पार्ट है, एंड इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। जितने भी सेल्स हैं प्लांट सेल उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। एंड थर्ड इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज अ टाइप ऑफ लिक्विड which are present in both nucleus and cell. So प्रोटोप्लाज्म को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट होता है, जो लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस में भरा लिक्विड होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब ये जो लिक्विड भरा है तो ये वाटर से थिक होता है, एंड इट इज़ द साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसके साइट हैं। बेसिकली क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड है, उसमें ही सारे ऑर्गेनल पड़े हुए होते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। इसीलिए इट इज़ द साइट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, एंड इट गिव्स शेप टू द सेल। ये तो बेसिक सी बात है। एंड इट एक्ट्स एज अ स्टोरेज फॉर वाइटल केमिकल्स सच एज अमीनो एसिड, प्रोटीन, शुगर एट्सेट्रा। मतलब कि जितने भी इम्पॉर्टेंट केमिकल हैं जैसे कि अमीनो एसिड, प्रोटीन और शुगर, इनको स्टोर करती है और स्टोरेज की तरह वर्क करती है।
नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ न्यूक्लियस। तो आप इसमें देख सकते हैं क्रोमोसोम है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोस है, न्यूक्लियर पोर्स हैं, एंड आगे आप देख सकते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया था? तो इसको डिस्कवर किया था 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। एंड इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी एक्टिविटी होती है सेल में उसको कंट्रोल करता है, एंड इट प्रोवाइड हेल्प इन सेल डिवीजन। मतलब कि जो हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि रुडोल्फ वर्चो जी ने क्या कहा था कि ऑल न्यू सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि जितनी भी नई सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। तो अब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल बनती कैसे हैं? तो वो सेल डिवीजन से बनती हैं। अब इस सेल डिवीजन को हेल्प कौन करता है? तो न्यूक्लियस हेल्प करते हैं। इसमें क्रोमैटिन पाया जाता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। सेकेंड है क्रोमोसोम। इस क्रोमैटिन से ही क्रोमोसोम बनता है जिसकी खोज किसने की थी? नागेली ने की थी। फिफ्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जोड़ता है। और क्या होता है कि ये प्रेजेंट इन बोथ, मतलब कि प्लांट हो या एनिमल सेल हो, दोनों, प्लांट हो या एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। एंड इट कनेक्ट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड हेल्प्स इन सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। इसका वर्क क्या होता है कि वो प्रोटीन और लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है, एंड आफ्टर दिस इसे ट्रांसपोर्ट भी करता है। अब प्रोटीन को सिंथेसाइज और ट्रांसपोर्ट कौन करता है, और लिपिड्स को सिंथेसाइज और ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो यहाँ पे देखने वाली बात है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं एंड उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स को सिंथेसाइज करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं तो आगे देखिए। तो यहाँ देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दाने की तरह कुछ स्ट्रक्चर पड़े होते हैं जिन्हें कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। आप पहले देखिए राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स हैं वो टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, 70S एंड 80S। जो 70S राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में होते हैं, और 80S होते हैं वो यूकैरियोटिक में होते हैं। मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आगे डिस्क्राइब करूँगा। इसकी डिस्कवर किसने किया था? जी पैलाडी ने। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब जो ये प्रोटीन फैक्ट्री है तो ये जितनी भी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर रखी होती हैं। जिनके ऊपर पड़ी होती हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, पर जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने भी बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज और ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं पे राइबोसोम्स होते हैं और वही प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जिस पे राइबोसोम नहीं होते हैं वो लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट और सिंथेसाइज करते हैं। एंड सेवेंथ इज गोल्गी apparatus। सो इट इज़ गोल्गी apparatus एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। ये प्लांट्स एंड एनिमल दोनों प्रेजेंट होता है, पर जो प्लांट्स हैं उनमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में कम प्रेजेंट होता है। इसको डिक्टोसोम्स के नाम से भी जानते हैं, और ये स्टोरेज, पैकेजिंग, सीक्रेटिंग करता है। किसका? जो प्रोटीन या लिपिड्स बनी है उसको ही स्टोर करता, पैक करता और फिर सीक्रेट कर देता है इन दी ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स में। एंड ये किसका फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहता है? लाइजोसोम एंड वॉल एलिमेंट, मतलब कि जो सेल की वॉल एलिमेंट है उसको फॉर्मेशन करना है तो कौन इन्वॉल्व रहता है? गोल्गी apparatus इन्वॉल्व रहते हैं। एंड इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर एंड सिंपल शुगर। जो भी सेल में कॉम्प्लेक्स शुगर आ जाती है उसको सिंपल शुगर बना के, क्योंकि रेस्पिरेशन कंप्लीट करना है इसलिए इसको सिंपल शुगर में कौन कन्वर्ट करता है? गोल्गी apparatus कन्वर्ट करते हैं। एंड एट्थ इज लाइजोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइजोसोम प्रेजेंट इन बोथ एनिमल प्लांट, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसकी खोज किसने की थी? क्रिस्टियन डी डेव। एंड इसे सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात जाननी जरूरी है कि ब्रेक डाउन ऑफ द डैमेज सेल ऑर्गेनेल ऑफ द सेल को क्या कहते हैं। मतलब कि अगर सेल डैमेज हो जाती है या
सेल ऑर्गेनल डैमेज होता है, जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऑटोफेजी कहते हैं। इस ऑटोफेजी को किसने ऑब्जर्व किया था? सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करने वाले थे डॉक्टर सतोशी ओसुमुरा, इसको 2016 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। एंड इसका वर्क क्या है कि ये वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है एंड एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइमेज, उससे इसको डाइजेस्ट करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ दिस वेस्ट सिंथेसाइज, तो इसका आंसर है कि ये सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस के द्वारा सिंथेसाइज होता है। अब इस सेंट्रल डोग्मा में बेसिकली होता क्या है कि जो डीएनए है उसको आरएनए में चेंज किया जाता है एंड जो आरएनए है उसको जो डीएनए है वो आरएनए में चेंज किया जाता है, तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं एंड जो आरएनए को प्रोटीन में चेंज किया जाता है इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। अब इस प्रोसेस में जो भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं थी कि डीएनए से आरएनए बनाया जाए और आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाए, तो जिस मटेरियल की ज़रूरत नहीं थी तो वो वेस्ट माने जाते हैं और इसी से वेस्ट निकलता है और इसी वेस्ट को स्टोर कौन करते हैं? लाइसोसोम स्टोर करते हैं। एंड 9th इज माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी एंड ये ह्यूमन बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, इसको डिस्कवर किसने किया था? तो इसको सबसे पहले रिचर्ड अल्टमैन ने डिस्कवर किया था इन 1890 में, पर इन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा, इन्होंने इसे बायोप्लास्ट नाम रखा। और सेकेंड साइंटिस्ट हैं बेंडा, इन्होंने ही इन 1895 मतलब कि 5 साल बाद इसे देखा और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। और ये प्रेजेंट इन बोथ, मतलब कि दोनों प्रेजेंट होती है चाहे एनिमल हो या प्लांट सेल। एंड ये है एक माइटोकॉन्ड्रिया है और एक क्लोरोप्लास्ट जिसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल टेक्स प्लेस, मतलब कि जो रेस्पिरेशन में 2 साइकिल्स होती हैं, एक होती है ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड क्रेब्स साइकिल जिसे टीसीए साइकिल भी कहते हैं। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होती है वो तो प्रोटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होती है, पर जो क्रेब्स साइकिल है यहीं पे ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होती है। यहीं पे एटीपी क्या कहते हैं, एटीपी एनर्जी कॉइन के रूप में हमें मिलते हैं। एंड 10th प्लास्टिड्स, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, सेकंड क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है, द क्लोरोप्लास्ट में फोटोसाइंथेसिस रिएक्शन अकर होती है, हमने इस फोटोसाइंथेसिस वाले सेशन में देखा था। अब जो क्रोमोप्लास्ट है वो फ्लावर को कलर देती है एंड ल्यूकोप्लास्ट ये प्रोटीन, ऑयल और स्टार्च को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो क्लोरोप्लास्ट है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, जिसमें कुछ एक लिक्विड भरा होता है जिसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं स्टोमा। अब उसमें एक कॉइन की तरह कुछ स्ट्रक्चर पड़े होते हैं जिन्हें कहते हैं थैलाकॉइड। अब यही थैलाकॉइड अगर एक के ऊपर एक रखे हों तो इसे ग्रेनम कहते हैं और थैलाकॉइड के अंदर के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। आगे देखते हैं। तो इसको सबसे पहले सजेस्ट करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो सबसे पहले इसको देखा था एनरिच स्किम्पर ने इन 1883 में, जो साइनोबैक्टीरिया की तरह दिखते थे। एंड सेकेंड साइंटिस्ट हुए के मैरस्कोस्की इन 1905। 1905 में के मैरस्कोस्की ने, जो रशियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको सजेस्ट किया, देखा। इसके पास भी आउन डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं, ये 2 लेयर्ड होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल को डिस्कवर करने वाले कौन थे? J.B. कैवेंटो एंड P.J. पेलेटियर इन 1817 में। अब 12th आता सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सभी एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट अमीबा एंड इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनेल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे सेल डिवीज़न, ये है सेंट्रियोल। तो आज की वीडियो ये कंप्लीट हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। आगे की वीडियो में हम सेल डिवीज़न देखेंगे।